जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राफेल एयरक्राफ्ट के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे राफेल में इंडियन मिसाइल का इंटीग्रेशन शुरू होने वाला है और क्या सिर्फ ये मिसाइल भारत ही ऑपरेट करेंगे या फिर जितने भी राफेल ऑपरेटर्स हैं सबको भारत जो अपनी स्वदेशी मिसाइल है वो ऑफर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, अगर हम इंडिजिनस वेपन्स की बात करें तो ना सिर्फ इनको इंटीग्रेट करना काफ़ी सस्ता होता है बल्कि इन्हें अपग्रेड करना भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता और आसान होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, जो कि एक रशियन ओरिजिन का फाइटर जेट है, लेकिन भारत ने उसमें अपने जो एडवांस वेपन सिस्टम है जो कि स्वदेशी तौर पर भारत में ही बनाए गए हैं, जैसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, शॉ वेपन, रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल्स हैं, इसके अलावा कई इंडिजिनस जो बॉम्ब्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, उन सब को सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किया है। और ये भारत के लिए काफ़ी सस्ते और काफ़ी अच्छे ऑप्शन के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल को लिमिटेड नंबर्स में खरीदा गया है भारत के द्वारा, जो कि सिर्फ 36 का है। और इसके अलावा जितने भी वेपन सिस्टम राफेल में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि SM हैमर हो गया, मेटियोर मिसाइल हो गई, एशरैम हो गई या फिर स्कैल्प क्रूज मिसाइल हो गई, इन सब को हम इम्पोर्ट करते हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि ये वेपन सिस्टम इम्पोर्टेड हैं, जिसका मतलब ये है कि भारत को इनके लिए बड़े अमाउंट में जो पैसा है वो देना पड़ता है। लेकिन जिस समय राफेल की डील साइन हुई थी उस समय सबसे बड़ा संदेह ये था कि क्या कभी फ्रांस भारत को इस चीज़ के लिए अलाउ करेगा कि भारत आने वाले निकट भविष्य में अगर चाहे तो अपने खुद के द्वारा विकसित किए गए जो वेपन सिस्टम हैं उनको राफेल में इंटीग्रेट कर सके। लेकिन ये जो जितनी भी दुविधाएं थी, जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी, ये डिफेंस एक्सपो 2022 में दूर हो जाती हैं, क्योंकि डिफेंस एक्सपो 2022 में कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो कि इस मार्ग को प्रशस्त करते हैं कि भारत न सिर्फ इन मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकता है राफेल के साथ, बल्कि जितने भी राफेल ऑपरेटर्स हैं उनको ये वेपन सिस्टम ऑफर भी किए जा सकते हैं। 20 अक्टूबर 2022 को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और डसाल्ट एविएशन के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम MOU कहते हैं, वो साइन किया जाता है, जिसमें BDL के द्वारा बनाए गए जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफॉल वेपन जो है जिसको हम शॉ के नाम से जानते हैं, इन्हें राफेल एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है उनमें इंटीग्रेट किया जा सकेगा। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इन मिसाइल सिस्टम्स के इंटीग्रेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस मार्ग को भी प्रशस्त करेगी जिसके अंतर्गत जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जो राफेल को ऑपरेट करती हैं उन सबको भारत के द्वारा जो अस्त्र सीरीज़ की मिसाइल्स हैं और शॉ वेपन्स हैं वो ऑफर भी किए जाएंगे। और आने वाले भविष्य में ये भी माना जा रहा है कि जब अस्त्र मार्क 2 अपने सारे ट्रायल्स को कंप्लीट कर चुकेगी और अस्त्र मार्क 3 मिसाइल बन के तैयार हो जाएंगी तो उनको भी राफेल की फ्लीट में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे राफेल की बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होगी। अब आप इमेजिन करके देखिए उस स्ट्राइक पैकेज को जहां पर राफेल के पास मीटियोर जैसी दुनिया की सबसे एडवांस कही जाने वाली BVR मिसाइल उपलब्ध होगी, इसके अलावा अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल उपलब्ध होंगी, तो राफेल की कॉम्बैट कैपेबिलिटी का अंदाज़ा अब आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन आइए फिलहाल शुरुआत करते हैं हम शॉ से, यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन से। अगर हम स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की बात करें तो राफेल में इसके इंटीग्रेशन के बाद राफेल की जो स्टैंड ऑफ वेपन डिलीवरी है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगी। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शॉ के अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है, जो कि अलग अलग ऑपरेशंस के हिसाब से इस्तेमाल किए जा सकेंगे। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन एक वर्ल्ड क्लास का लाइट वेट हाई प्रिसीजन स्टैंड ऑफ वेपन है। ये एक लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड एंटी एयरफील्ड वेपन है जो कि 100 किलोमीटर की दूरी तक जाकर के जो ग्राउंड टारगेट्स हैं, जैसे कि एनिमी के रेडार स्टेशन, बंकर्स, टैक्सी जो उनके वे हो जाते हैं, रनवेज हो जाते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। इवन जो एयरक्राफ्ट हैंगर्स हैं उनको भी ये तबाह करने की कैपेबिलिटी के साथ में आता है। और इसी से आप स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का जो महत्व है वो समझ सकेंगे। ये नॉर्मल बॉम्ब से एकदम अलग है, क्योंकि जो नॉर्मल बॉम्ब्स होते हैं उनमें जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है और उनसे उनकी जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी प्रभावित होती है। लेकिन स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिससे कि प्रिसीजन काफ़ी ज़्यादा होता है और ये एक मिसाइल की तुलना में काफ़ी सस्ता भी है और ये अपना काम बाखूबी कर देता है।
स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को फिलहाल जैगुआर और सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है और एक सुखोई 30 MKI अपने साथ तकरीबन 3200 बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है और आप इससे डिस्ट्रक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अकेला सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट ही एनिमी के पूरे एयरबेस को तबाह करने के लिए पर्याप्त है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की लेंथ 1.85 मीटर्स की है, वहीं इसका वजन 125 किलोग्राम का है और ये अपने साथ 80 किलोग्राम के वॉरेट्स को कैरी करता है। और ये जो बॉम्ब है ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी है और इसकी एक्यूरेसी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, जिसको हम CEP कहते हैं, वो 7 मीटर से भी कम है और ये नेविगेशन के लिए INGPS और गगन का इस्तेमाल करता है। अगर हम गगन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आपको बताना चाहेंगे, गगन एक GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन है जिसको इसरो के द्वारा विकसित किया गया है और इससे जो एक्यूरेसी है बॉम्ब की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शॉ के एक एडवांस वर्जन पे काम किया जा रहा है जिसको हम EO शॉ या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल शॉ के नाम से जानेंगे और इसकी तुलना राफेल के स्पाइस 250 से की जाती है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल शॉ जो होगा बेसिकली ये इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल करेगा टर्मिनल होमिंग में और ये जो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है इसको ऑलरेडी अलग अलग जो मिसाइल्स हैं उनके साथ टेस्ट किया जा चुका है, जैसे कि नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, हेलिना या मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और भी कई टेस्ट हैं जहाँ पर इनको पूरी तरीके से जांचा परखा जा चुका है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल शॉ की या EO शॉ की तो इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगी और इसका जो CEP होने वाला है वो 3 मीटर से भी कम होने वाला है। ये वेपन मौसम चाहे जैसा भी हो, दिन हो या रात हो, हर स्थिति में अटैक करने के लिए तैयार होगा, यानी इसका इस्तेमाल जब चाहे तब किया जा सकेगा और इसमें ऑटो टारगेट एक्विजिशन एल्गोरिथम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें एक डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोलेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा जो कि GPS जैमिंग से ओवरकम करने में इसकी सहायता करेगी और माना जा रहा है कि ये जो वर्जन है ऑलरेडी नवंबर 2021 में टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन इस समय इसमें बहुत सारे सुधार हैं जो DRDO के द्वारा किए जा रहे हैं। DRDO इस समय शॉ के साथ डुअल सीकर का इस्तेमाल करके इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है, जैसे कि इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ अब MMW यानी मिलीमीटर वेव सीकर का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेंगे। अगर हम इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर की बात करें तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है बैटल फील्ड में ये अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से कम भी हो सकती है, जैसे कि डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, बारिश हो गई, फॉग हो गया, स्नो हो गया, हेज हो गया या फिर लो क्लाउड कवर जो है, ये सारी चीज़ें इसकी कैपेबिलिटी को या इसकी इफेक्टिवनेस को कम कर सकती हैं और यहीं पे जो MMW है ये एक अहम भूमिका निभाता है। ये न सिर्फ शॉ की एक्यूरेसी को काफ़ी इम्प्रूव करेगा बल्कि ये जो डुअल सीकर वेरिएंट है शॉ का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी के साथ में भी आएगा जो कि स्टैटिक और मूविंग टारगेट्स दोनों को ट्रैक कर सकेगा और उन पे अटैक करने के लिए खुद को रेडी कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें शॉ की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेंगी। खैर, अब आप समझ सकते हैं कि ये वेपन इंडियन एयरफोर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के जितने फाइटर जेट्स हैं सब में से इनका इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। लेकिन राफेल में इनका इंटीग्रेशन सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि न सिर्फ उसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जाएगा बल्कि दुनिया के और भी तमाम जो राफेल ऑपरेटर्स हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वो भी आने वाले समय में इसका इस्तेमाल करती आपको दिखाई पड़ेंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।